नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल LIS अकेडमी में। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्रिप्शन भूलना मत कर। दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी। दोस्तों, 5000 क्वेश्चन की दूसरी सीरीज है। इससे पहले भी मैंने लगभग 5000 क्वेश्चन डाले थे और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छे कमेंट्स आते थे आप लोगों के। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए, क्वेश्चन अच्छे होते हैं। और शुरुआत करते हैं। 506 क्वेश्चन है। कॉलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो दोस्तों, CCC में हमारे 6 अनुच्छेद होते हैं। ACR 2 के अनुसार शीर्षक भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? तो दोस्तों, प्रावधानों के अनुरूप लेखक, सहकारक संस्था या आख्या का। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में शीर्षक भाग हेतु किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ हम क्रमांक, बोधांक, नंबर अर्थात कॉल नंबर का प्रयोग करते हैं। ACR 2 में संकेतन कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? तो यह मुख्य प्रविष्टि में सबसे नीचे किया जाता है। और दोस्तों, क्लासिफाइड कैटलॉग में संकेतन कार्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? मुख्य प्रविष्टि के पिछले भाग में। ध्यानपूर्वक देखिए दोस्त, दोनों क्वेश्चन साथ दिए हैं, कंपैरिजन करके दिए रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन डिस्क्राइब किया हुआ है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में संकेतन के बाईं ओर के हिस्से किसके लिए छोड़ा जाता है? तो दोस्तों, ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री या शॉर्ट में हम CRE कहते हैं इसको। ISBD का निर्माण किस संस्था के सहयोग से हुआ था? यह हमारे IFLA के सहयोग से हुआ था। मार्क परियोजना की शुरुआत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किस संस्था के सहयोग से की गई थी? तो फ्रेंड्स, यह है IFLA के सहयोग से किया गया था। ISBN का पूरा नाम क्या है? आप लोग बता सकते हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इसका पूरा नाम होता है। ISBN में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों, जनवरी 2007 के बाद इसमें 13 अंक होते हैं। और पहले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है। 2007 से पूरा ISBN कितने अंकों का होता है? तो दोस्तों, यह 10 अंकों का होता था और 7 के बाद 13 अंकों का हो गया। ISBN 10 अंकों का जो 13 अंकों में कब से किया गया है? तो दोस्तों, यह 1 जनवरी 2007 से किया गया है। ISBN कितने अंकों का होता है? सॉरी दोस्तों, ISSN नंबर 8 अंकों का होता है। इसका पूरा नाम नीचे है। ISSN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ISBN में 13 अंक कितने भागों में बटे होते हैं? तो ISBN के जो 13 अंक हैं वह 5 भागों में बटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 521। 13 अंकों का ISBN कितने डिजिट का होता है? तो दोस्तों, एक या अंतिम संख्या जो ISBN में हमारा चेक डिजिट होता है। ISBN का प्रथम भाग प्रथम संख्या 3 किस में निरूपित करता है? तो दोस्तों, ये हमारा प्रीफिक्स एलिमेंट या EAN भी कहते हैं इसको यह निरूपित करता है। ISBN का दूसरा भाग क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों, ये लैंग्वेज शेयरिंग कंट्री ग्रुप, इंडिविजुअल कंट्री या टेरिटरी को शो करता है या निरूपित करता है। ISBN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, हिंदुस्तान में ISBN प्रदान करने वाली संस्था का नाम है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN का ISBN प्रदान करने वाला कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में स्थित है। राजा राम मोहन राय, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों, ये क्वेश्चन आज की तो बहुत प्यारे और बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN का कार्यालय किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों, ये हमारा 2011 में स्थानांतरित किया गया था। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी नेशनल एजेंसी और ISBN किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो दोस्तों, यह है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों यह है नेशनल साइंस लाइब्रेरी या NSL, निश केयर के अंतर्गत स्थित है, वह संस्था इसको उत्तरदायी होता है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों निश केयर नई दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब किया गया था? यह 1898 में किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का अद्यतन संस्करण का कौन सा है? तो दोस्तों इसका 7वां संस्करण अद्यतन संस्करण है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का 41वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया था, जो PDF रूप में उपलब्ध है? तो दोस्तों यह 2019 में किया गया था। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम संस्करण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1923 में किया गया था। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के निर्माण का श्रेय किसको है? तो दोस्तों यह सीयर्स महोदय को है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का शीर्षक सूची को किस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह HW विल्सन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में किस प्रकार के पुस्तकालयों हेतु उपयोगी है? तो दोस्तों यह है छोटे और मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए अधिक उपयोगी है। विषय शीर्षक निर्माण के लिए रंगनाथन द्वारा विकसित श्रृंखला प्रक्रिया का उद्भव किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह उद्भव हमारा 1938 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय शीर्षक निर्माण के लिए रंगनाथन द्वारा विकसित श्रृंखला प्रक्रिया का विकास किस पुस्तक में किया गया था? तो दोस्तों यह थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग में किया गया था। श्रृंखला प्रक्रिया में विषय शीर्षक निर्माण के कितने चरण वाली प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों यह 6 चरण वाली प्रक्रिया होती है। पॉलीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह SR रंगनाथन ने किया था। प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द से क्या समझते हो? तो दोस्तों यह प्रकाशन पूर्व सूचीकरण है। प्रीनेटल कैटलॉगिंग इनमें से किससे संबंधित होते हैं? तो यह कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन से संबंधित होते हैं। मार्क कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन की शुरुआत किसने की थी? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन डाटा कहाँ लिखा जाता है? तो दोस्तों यह है वर्ड्स ऑफ द बुक्स टाइटल पेज, मतलब टाइटल पेज के बैक साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये 1971 में की गई थी। यूनिटर्म इंडेक्स को विकसित करने का श्रेय कौन कंपनी को है या किस आदमी को है? तो दोस्तों ये मार्टिमर टोबे को है। यूनिटर्म इंडेक्स को किस वर्ष विकसित किया गया था? तो यह है 1953 में विकसित किया गया था। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग की शुरुआत का श्रेय किसको है? तो यह HP लोहन को है। पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों को चार्ल्स सेमीकटर द्वारा किस पुस्तक में वर्णित किया गया है? तो यह रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग में किया गया है। ISBDG का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यह IFLA के द्वारा किया गया है। पत्रक स्वरूप सूची का उद्भव किस राष्ट्र में हुआ है? तो दोस्तों ये फ्रांस में हुआ है। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स का आयोजन किस वर्ष किया गया, जिसमें चॉइस एंड फॉर्म ऑफ द हेडिंग्स इन ऑथर और टाइटल पेज से संबंधित 12 सिद्धांतों को अपनाया गया, जो पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। यह 1961 में है। द स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN का विकास सर्वप्रथम गॉर्डन फॉरेस्टर के द्वारा कितने अंकों में किया गया था? तो दोस्तों यह 9 अंकों में किया गया था। ISBN के पिता फादर ऑफ ISBN की संज्ञा किसको दी जाती है? डेविड विटेकर को दी गई है। सन 1971 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO द्वारा ISSN विकसित किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ISO 3297 के तहत किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसको 1975 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में अधिग्रहण संख्या, एक्सेशन नंबर, शीर्षक पेज
बैक ऑफ टाइटल पेज के अलावा कहाँ लिखा जाता है? तो दोस्तों ये है सिगरेट पेज पर लिखा जाता है हमारा, है ना। मुद्रित संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं P/ISSN। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए ISBN प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों (e)ISSN। P फॉर प्रिंट हो गया और E फॉर इलेक्ट्रॉनिक संस्करण हो गया। इसको कैटेलॉगिंग या सूचीकरण डेटा है जिसे साधारणतः देश के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के द्वारा प्रकाशित करने से पहले तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कैटेलॉगिंग इन पब्लिकेशन या CIP कहते हैं। प्रेसिस एक मुख्य और एक प्रमुख पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण प्रणाली है जिसका निर्माण का विकास हुआ था कौन से सन में? तो दोस्तों ये 1969 में हुआ था। प्रेसिस का निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के वर्णानुक्रम अनुक्रमणीकरण बनाने के लिए किया गया था। प्रेसिस से पूर्व BNB में किस अनुक्रमणीकरण तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों श्रृंखला प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था। BNB के लिए किस वर्गीकरण पद्धति द्वारा वर्ग संख्या का निर्धारण किया गया? तो ये हमारा DDC का निर्धारण किया गया था। पॉप्सी के विकास का श्रेय श्री गणेश भट्टाचार्य जी को है, जिन्होंने प्रलेखन के विकास और शोध केंद्र DRTC में पद्धति का विकास किया था। पॉप्सी को किस वर्गीकरण पद्धति पर पॉप्सी आधारित है? तो दोस्तों यह हमारी किसी भी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित नहीं है। क्विक वर्गीकरण पद्धति का विकास का श्रेय किसको है? ये HP लुहान को है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में और अदर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, मैचिंग में खासतौर से इनको दिया जाता है। क्विक पद्धति का विकास HP लुहान ने किस वर्ष किया था? तो दोस्तों ये 1958 में किया था। उद्धरण अनुक्रमणीकरण प्रणाली का विकास का श्रेय किसको है? तो यूजिन गारफील्ड को है। साइटेशन एक पदीय अनुक्रमणीकरण प्रणाली या यूनिट्रम का विकास का श्रेय किसको है? तो दोस्तों ये मॉर्टिमर टोबे को है। एक पदीय अनुक्रमणीकरण प्रणाली यूनिट्रम पद्धति का विकास का श्रेय किसको है? तो ये मॉर्टिमर टोबे को है। और यह विकास किस वर्ष हुआ था? 1953 में हुआ था। आधुनिक थिजोरस के प्रयोग की शुरुआत सन 1852 से माना जाता है, जब पीटर मार्क रोगेट ने इसकी शुरुआत का निर्माण किया था थिजोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस से। सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में थिजोरस का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हमारा हेलन ब्राउनसन ने। हेलन ब्राउनसन ने 1957 में सर्वप्रथम किस वर्गीकरण शोध पर सम्मेलन में अपने प्रस्तुत शोध आलेख में सूचना पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में थिजोरस का निर्माण किया था? तो दोस्तों इसका A ऑप्शन सही है, डॉर्किंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किया था। सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में किसके द्वारा पहले पर्याय कोश को विकसित किया गया था? तो ड्यूपॉन्ट के द्वारा किया गया था। मार्क 21 का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कनेडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा इसका अनुरक्षण या देखरेख की जाती है। मेटा डाटा से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों डाटा के बारे में संरचित डाटा मेटा डाटा होता है। एक पदीय अनुक्रमणीकरण प्रणाली के विकास का श्रेय किसको है? तो मॉर्टिमर टोबे को है। ये हो चुका है शायद। एक पदीय अनुक्रमणीकरण प्रणाली के विकास किस वर्ष हुआ था? 1953 में हुआ था। आधुनिक थिजोरस के प्रयोग की शुरुआत 1852 से माना जाता है, जबकि पीटर मार्क रोगेट ने इसकी शुरुआत थिजोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस के रूप में की थी। ये हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है मेटा डाटा के उदाहरण है। तो मेटा डाटा पुस्तकालय सूची का उदाहरण है। डबलिन कोर मेटा डाटा कितने तत्व होते हैं? तो दोस्तों डबलिन कोर मेटा डाटा के हमारे 15 तत्व होते हैं। बहुत बार एग्जाम में कंपटीशन में रिपोर्ट हुआ है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डबलिन कोर मेटा डाटा पर कार्यशाला का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? यह सन 1995 में डबलिन ओहियो में किया गया था। डबलिन कोर मेटा डाटा पर कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो यह OCLC और NCSC के द्वारा किया गया था, NCSA के द्वारा।
CCEF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो CCF का निर्माण यूनेस्को के द्वारा किया गया है। CCF के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों CCF अर्थात कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का जो प्रथम प्रकाशन था, फर्स्ट पब्लिकेशन था, यह 1984 में हुआ था। CCF किस मानक का विशेष कार्यक्रम है? तो यह ISO 2709 का कार्यक्रम है। ISO 2709 के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? यह है प्रकाशन 1973 में किया गया था। ISO 2709 के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? यह 1981 में हुआ था। प्रलेखों का सूचना विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांतों पर आधारित है? यह हैंसन और ग्रोगन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोस्तों आज की वीडियो के यही थे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन डाउट होता तो हम कहाँ डिस्कस करते हैं? हमेशा की तरह कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए आपको नमस्कार।